Hello friends, we are studying chapter Diversity in Living Organisms of our class 9th Science NCERT. In the previous lectures, we studied about classification, about the need of classification, about the 7 basic categories, and we started to study in detail about the different kingdoms, Monera, Protista, fungi, and we have started the study of the plants. In plants, we have studied the classification, how the entire plant kingdom is classified. So in the previous lecture, we studied this. Basically, we studied this chart. So let's once recall this. प्लांट्स एक किंगडम है। अब उसको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, तो उसमें पहला डिवीजन कौन से कैरेक्टर के बेसिस पे किया गया कि डिफरेंशिएटेड पार्ट्स हैं या नहीं है। डिफरेंशिएटेड पार्ट्स मतलब रूट्स, जो प्लांट का बॉडी है वो रूट स्टेम लीव्स में डिवाइडेड है या नहीं है। तो उसके लिए अगर डिवाइडेड नहीं है तो उस बेसिस पर बनाया गया थैलोफाइटा किंगडम, और इसको हम कॉमनली एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा किंगडम बना। इनमें बॉडी थैलस लाइक होता है, थैलॉइड होता है, इसलिए थैलोफाइटा। अब ये तो हो गया क्या, थैलोफाइटा। अब जिस ग्रुप में, जिस प्लांट में डिफरेंशिएटेड पार्ट्स रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट है, अब उनमें भी बहुत टाइप्स थे, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक और कैटेगरी लिया गया कि जिसमें वैस्कुलर टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है और किसमें प्रेजेंट है। तो जिसमें एब्सेंट है उनको बना दिया गया ब्रायोफाइट्स। अब जो इसमें प्रेजेंट है वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, उनमें भी 2 कैटेगरी बनाया गया। अगर वो वैस्कुलर टिश्यू प्लांट्स हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हैं, वो अगर सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उनको बोला गया टेरिडोफाइटा में, और अगर सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको बोला गया फेनोरोगैम्स। और उसमें भी 2 कैटेगरी फिर फर्दर डिवाइड किया गया कि अगर सीड प्रोड्यूस करते हैं तो कैसा सीड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्ड सीड मतलब सीड का कोई कवरिंग नहीं है, सीड के कवरिंग को ही हम क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, फ्रूट, यानी फ्रूट नहीं है, तो वो हो गया जिम्नोस्पर्म। और अगर सीड कवर्ड है फ्रूट में तो वो हो गया एंजियोस्पर्म। फर्दर एंजियोस्पर्म का डिवीजन हुआ किस बेसिस पे, नंबर ऑफ कॉटिलेडन के बेसिस पे। कॉटिलेडन सीड में एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के साथ होते हैं कॉटिलेडन। किस लिए होते हैं कि जब प्लांट ग्रो करेगा, सीड के अंदर से प्लांटलिंग, सैपलिंग निकलेगा, छोटा सा प्लांट, तो जब तक उस प्लांट्स में ग्रोथ होके लीफ ना बने, मेरिस्टेम से लीफ ना बने, तब तक कॉटिलेडन ही लीफ का काम करे। तो कॉटिलेडन को एम्ब्रियोनिक लीव्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे बनाया गया, अगर किसी प्लांट में 2 कॉटिलेडन है तो उन्हें बनाया गया डाइकॉट। डाई मतलब 2 डाइकॉट, और 1 कॉटिलेडन है तो उसको बोला गया मोनोकॉट। अब मैंने आपसे एक बात किया था एक वर्ड का, क्या वर्ड है, वर्ड बताया था मैंने कि पिछले लेक्चर में कि मैं आगे अगले लेक्चर में बताऊंगा, इज फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इसका मतलब यानी ऑर्गेनिज्म के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करना। ठीक है, उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। मतलब जब लाइफ इस अर्थ पर आया, ठीक है, फिर डाइवर्सिफिकेशन होने लगा, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने, तो फाइलोजेनी, जैसे अगर ये मैं प्लांट का पूरा क्लासिफाई करूं तो ये फाइलोजेनी बेस्ड है। मतलब अर्थ पर अगर यहाँ जितने भी ग्रुप्स हैं तो उनमें सबसे पहले कौन आया, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में मॉडिफिकेशन हुआ, बने ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मॉडिफिकेशन हुआ, बने टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा से बने सिर जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म से बने फिर आगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी पहले कौन बने, डाइकॉट। और मोस्ट एडवांस्ड प्लांट कौन से हो गए, मोनोकॉट। ठीक है, डाइकॉट पहले आए धरती पर तो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, और मोनोकॉट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं थैलोफाइटा सबसे सिंपल प्लांट्स एल्गी, उसके बाद उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स ब्रायोफाइटा, उससे कॉम्प्लेक्स टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियो, डाइकॉट, एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट एडवांस मोनोकॉट। तो ये एक फाइलोजेनी है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपको पता चल रहा है कि कौन ओल्डर है और कौन न्यूअर है और एडवांस्ड है। ठीक है, तो यही होता है फाइलोजेनी, इवोल्यूशन के बेसिस पर स्टडी। और
वही क्लासिफिकेशन अच्छा और सही माना जाता है जो फाइलोजेनी पर बेस्ड हो, जो बताए कि ये पहले आया है, ये बाद में आया है। जैसे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ऐसे हैं कि जिनमें साइंटिस्ट ने मोनोकॉट को पहले कर दिया और डाइकॉट को बाद में कर दिया है, जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया है। तो वो क्लासिफिकेशन उनके ही वो तो सही है, पर इवोल्यूशनरी वो गलत है। जो पहले आया उसको आप पहले रखिए, जो बाद में आया उसको बाद में रखिए, जिससे एक पैटर्न बने, जिससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पहला ग्रुप, थैलोफाइटा का स्टडी। ठीक है, तो थैलोफाइटा मैंने आपको बताया था बॉडी थैलस लाइक है। थैलस मीन्स कोई भी वर्टिकल ग्रोथ नहीं है, ज़्यादा थिकनेस हो सकती है, ज़्यादा बड़ी वर्टिकल ग्रोथ नहीं है। जैसे जो आप प्लांट्स अपने सराउंडिंग में देखते हैं वैसा नहीं है। जैसे आप काई देखते होंगे, जहाँ वाटर सोर्स ज़्यादा होता है वहाँ आसपास पत्थरों पर जमे रहती है, तो उसमें वर्टिकल ग्रोथ नहीं होता, वो हॉरिजॉन्टल फैले होते हैं। तो बॉडी थैलस लाइक है। वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स नहीं हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि होते ही नहीं है, न रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ, तो वो वेल डिफ्रेंशिएटेड तो हो नहीं सकते, होंगे ही नहीं, आपको दिखेंगे भी नहीं। इनको जनरली बोला जाता है एल्गी। ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब वाटर में रहने वाले, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, लेक्स, रिवर, स्वैम्प्स एंड मैरीन वाटर, मतलब ओशियंस एंड सीज, इसमें भी रह सकते हैं। ये थैलॉइड स्ट्रक्चर रखते हैं। टिश्यू सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, मतलब सेल या तो सेल होगा या सेल एग्रीगेट होगा, बट टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में भी दो चीज़ें हो सकती हैं, हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। अब जो ऑटोट्रॉपिक है उसमें भी दो चीज़ें हो सकती है ऑटोट्रॉपिक में, कि या तो वो कीमो ऑटोट्रॉप हो या फोटो ऑटोट्रॉप हो। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉप मतलब ऑटोट्रॉप तो अपना खाना खुद बनाता है, सिंथेसिस ओन फूड, बट उसका सोर्स क्या होता है? कोई केमिकल होता है। जैसे ओशियन में, डीप ओशियंस में, इन डीप ओशियंस, ठीक है, वहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती, वो इतना किलोमीटर का डेप्थ होता है कि सनलाइट नहीं पहुँचती है। तो वहाँ कैसे, मतलब वहाँ भी तो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स कैसे खाना खाते हैं? वो फूड चेन होता है कि ये जो एल्गी होते हैं, जो डीप रेड एल्गी, एल्गी बहुत प्रकार के होते हैं, ग्रीन, ब्राउन, रेड, उसमें से रेड एल्गी डीपेस्ट में पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ जो हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 एसिड्स हैं, जो भी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, उनको रिएक्टेंट के तौर पर रखकर उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं, एनर्जी। और फिर वही एनर्जी एल्गी को स्मॉल फिश खाती है, लार्ज फिश स्मॉल फिश को खाती है, तो उस चेन के हिसाब से एनर्जी फ्लो वहाँ होता है। तो ये किसी केमिकल से एनर्जी फूड लिया गया। वहीं ऑन द अदर हैंड फोटो ऑटोट्रॉप क्या है? लाइट। फोटो मीन्स लाइट, लाइट फोटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप। ठीक है, लाइट को एज ए रिएक्टेंट रखकर उससे केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी या फूड बनाना, ये होता है फोटो ऑटोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप भी दो तरह के हो गए। हमने हेट्रोट्रॉप भी दो तरह के पढ़े हैं, सेप्रोट्रॉप और पैरासाइट। ठीक है, तो ये फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं। और ओशियन में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि ओशियंस में ट्री तो होते नहीं हैं, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यही होते हैं। ठीक है, कौन? एल्गी और थैलोफाइट्स। एग्जाम्पल्स हैं इसके स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा को कॉमनली बोला जाता है पॉन्ड सिल्क। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स को कॉमनली बोला जाता है पॉन्ड वूल। एज यू कैन सी हियर, आई हैव फॉलोड द principles or systems for binomial nomenclature. Okay, you should also follow while you write the scientific names. The next is Cladophora ulva या युल्वा। युल्वा इसका कॉमन नेम होता है सी लेट्यूस कारा। ओके, ये सब इसके डिफरेंट नाम है, आप याद रखें तो आप याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, पॉन्ड सिल्क और पॉन्ड वुल। ठीक है, एक और इसमें अच्छा एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सिंगल सेल्ड एल्गी होता है क्लेमाइडोमोनास। अब पायरोनॉइड्स क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है पायरोनॉइड,
जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा एक सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट। तो स्पाइरोगायरा क्या है, एल्गी है, फोटो ऑटोट्रॉप है, मतलब उसके फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के क्या जरूरी है, सेल ऑर्गेनल कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है पायरेनॉइड, स्पाइरोगायरा के अंदर मेनली होता है और में भी होता है, पर आपके लिए आपको याद रखना कि पायरेनॉइड कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है स्पाइरोगायरा के। उसका काम क्या होता है, स्टार्च स्टोरेज होता है। स्टार्च मतलब फूड, स्टार्च एक ग्लूकोज का फॉर्म है। एनिमल ग्लूकोज स्टोर करते हैं, जैसे हम अपने बॉडी में ग्लूकोज स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। बस ये एक वन एंड द सेम थिंग है, बस थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एनिमल रिजर्व फूड, और जो प्लांट रिजर्व फूड, आरएफ मीन्स रिजर्व फूड, ये होता है स्टार्च। हम क्या स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन, एनिमल्स। और प्लांट तो कौन सा, रिजर्व, ग्लूकोज को किस में स्टोर करता है, बनाता है ग्लूकोज, स्टोर क्या करता है, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो पायरेनॉइड प्लांट्स में स्टार्च स्टोर करने के काम आता है और CO2 फिक्सेशन के भी काम आता है। एक एंजाइम होता है क्लोरोप्लास्ट में, रूबिस्को। कौन सा एंजाइम, नेम इज रूबिस्को, राइबोलेट बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है ना। तो नाम आपको याद नहीं रखना है, रूबिस्को। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है बायोस्फीयर में, मतलब अर्थ में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही होता है रूबिस्को। तो ये क्या काम करता है, यही मेन एंजाइम है फोटोसिंथेसिस में। तो ये रूबिस्को को क्या जरूरत होता है फोटोसिंथेसिस में, प्लांट क्या लेता है, हम बचपन से पढ़ते आते हैं, CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो वो जो CO2 लेता है वो रूबिस्को ही उस पर काम करता है, CO2 पे। तो ये पायरेनॉइड क्या करता है, CO2 को रूबिस्को के अराउंड कंसंट्रेट करके रखता है कि रूबिस्को अच्छे से वर्क कर सके और फोटोसिंथेसिस अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी से वर्क करे और अपना आउटपुट दे, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि क्लोरोप्लास्ट जो स्पाइरोगायरा में है, वो रिबन लाइक स्पाइरल शेप में, रिबन जैसे हैं और स्पाइरल शेप में। आप अपने NCERT बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ये स्पाइरोगायरा है, ठीक है, ये इसके आप समझ सकते हैं वॉल है, ठीक है। तो इसके जो क्लोरोप्लास्ट है वो कुछ ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये डबल ऐसे हो सकता है, ये रिबन के जैसे, देखिए रिबन के जैसे होंगे, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है, रिबन के जैसे और स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। तो ये भी आप समझ गए। अब थैलोफाइटा के हमने एग्जाम्पल समझ गया, कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ लिए। अब नेक्स्ट कैटेगरी आता है, एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, कौन सा, ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स थैलोफाइटा से थोड़ा ज़्यादा एडवांस होंगे, क्योंकि फाइलोजेनेटिकली ये थैलोफाइटा के बाद रखे गए हैं, हम फाइलोजेनेटिकली क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। वाई दे आर कॉल्ड सो, क्योंकि जैसे हम को रिलेट करेंगे ब्रायोफाइट्स और एल्गी को, मतलब सॉरी एम्फीबियन को, तो हम ये देख पाएंगे कि जैसे एम्फीबियन के जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ ब्रायोफाइट्स के भी कैरेक्टर्स हैं। जैसे एम्फीबियन, जैसे आप एक बेसिक एम्फीबियन, टिपिकल एम्फीबियन लें, फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या है, वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है, हम ये पढ़ते आए हैं। एम्फी मतलब होता ही है कि डिफरेंट, मतलब एक से ज़्यादा, एम्फी मीन्स मल्टीपल, तो वो मल्टीपल हैबिटेट है, उसका वाटर भी है और लैंड भी है। और एम्फीबियन को क्या चाहिए कि वो लैंड पर तो अधिकतर रहता है, पर वो फर्टिलाइजेशन, उसका रिप्रोडक्शन वाटर में होता है। तो सेम यहाँ ब्रायोफाइट्स के साथ भी है। ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स है, एल्गी जहाँ वाटर हो वहीं रहेंगे, उसमें हो सकता है उसमें अधिकतर उसमें सबमर्ज्ड रहें, कुछ ही वाटर से बाहर, पर वाटर में ही रहते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या है, फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, ओके। लैंड प्लांट्स तो हैं पर ये सक्सेसफुल नहीं हुए, लैंड्स पर आने के बाद ये सक्सेसफुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, इनमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, ठीक है। हमने थैलोफाइटा में बात इसलिए की वैस्कुलर टिश्यू की, क्योंकि वो लैंड पर आए ही नहीं, वो तो प्लांट वाटर में ही रहे उसके प्लांट पार्ट्स। तो जो लेकिन ये लैंड्स पर आए, पर इनमें वैस्कुलर टिश्यू ही नहीं था।
ठीक है। तो इनमें वाटर का कंडक्शन नहीं हो सकता, तो इनको रहना पड़ता है वाटर के पास, क्योंकि आधे से ज़्यादा सबमर्ज्ड हो प्लांट बॉडी तो वो डिफ्यूजन या कुछ अलग प्रोसेस से पूरे प्लांट पार्ट में वाटर पहुंचा सके। बट इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, ब्रायोफाइट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए रहता है, वाटर चाहिए रहता है। जैसे कि एम्फीबियंस को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए रहता है, ब्रायोफाइट्स को भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए रहता है। और ये लैंड पर भी रहते हैं, बट ऐसी जगह पे जहाँ मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, जहाँ की मिट्टी, जहाँ का सॉइल बहुत वाटर कंटेंट सॉइल में ज़्यादा हो। अब इनका मेन प्लांट बॉडी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड। तो यहाँ दो टर्म होते हैं। बेसिकली मुझे आपको ये सेल वाले चैप्टर में पढ़ा देना था, बट यहाँ एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पढ़ाना ठीक समझा। जैसे दो वर्ड आए, हैप्लॉइड, और इसी का एक और वर्ड है डिप्लॉइड, मतलब दोनों एक ही टॉपिक से कवर होते हैं। हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड का यहाँ मतलब ये है, जैसे कि हमने पढ़ा था ह्यूमन का, अगर आपको याद हो तो जो ह्यूमन है उसका सेल में क्रोमोसोम नंबर है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन का है 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और अगर मैं पेयर की बात करूँ तो 23 पेयर क्रोमोसोम। तो हम ह्यूमंस डिप्लॉइड हैं, मतलब हमारे देखा जाए सेल में, न्यूक्लियस में, तो क्रोमोसोम तो 23 ही हैं, बट सबका एक कॉपी और प्रेजेंट है। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम। जैसे मैं 1 से लेके 23 नाम लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो हर एक क्रोमोसोम का एक कॉपी प्रेजेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यही दो क्रोमोसोम को क्या बोल देते हैं, होमोलोगस, मतलब सेम है, उसका जस्ट कॉपी प्रेजेंट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो उसका एक कॉपी प्रेजेंट होगा। तो एक एक दो, जैसे ये एक नंबर क्रोमोसोम है, एक इसका एक कॉपी प्रेजेंट होगा, तो टोटल 23 है ऐसे, तो एक कॉपी हुआ तो कितने हो गए, 46। तो ऐसे सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड, जिसमें दो सेट हो, पूरा एक सेट हो और उसका एक और कॉपी प्रेजेंट हो, तो वो होता है डिप्लॉइड। तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। और वहीं अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म जिसका 23 पेयर क्रोमोसोम है, सॉरी 23 क्रोमोसोम है, पेयर नहीं है, 23 क्रोमोसोम या 4 क्रोमोसोम है, और किसी एक भी क्रोमोसोम का कॉपी नहीं प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। एक सेट पूरा प्रेजेंट हो, और अगर एक सेट प्रेजेंट नहीं है, जैसे हमारे में ही एक एक कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें 47 क्रोमोसोम हो जाए, 48 हो जाए, 49 हो जाए, या कम हो जाए, 45 हो जाए, 44 हो जाए, तो वो फिर एक डिजीज है। बट अगर जैसे 23 क्रोमोसोम है, जैसा उनका सेम स्ट्रक्चर, वैसा ही 23 क्रोमोसोम डिट्टो, 1 का 1 2 का 2 कॉपी हो, तो वो हो रहा है डिप्लॉइड। और अगर कॉपी ना हो, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका 23 क्रोमोसोम है और वो हर का एक ही सेट प्रेजेंट है, जैसे एक 1 नंबर क्रोमोसोम है तो 1 क्रोमोसोम हो, 2 नंबर हो तो सिर्फ 2 हो, तो वैसे को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो यहाँ प्लांट बॉडी में इसका क्या इंपॉर्टेंस था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका मेन प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड। थैलोफाइटास का भी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, कुछ कुछ थैलोफाइटा डिप्लॉइड भी होते हैं। तो इसमें बताने का ये मतलब था कि हम टेरोफाइट्स में भी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इनका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, और ऐसे प्लांट बॉडी को बोलते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेट बेसिकली क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, n नंबर। जैसे ह्यूमन में स्पर्म जो है वो n नंबर है, तो 23 क्रोमोसोम्स, और फीमेल का एग n नंबर है 23। जब वो दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम, 23 + 23 इज 46, तो जाइगोट बन गया, वो डिप्लॉइड हो जाता है। तो मेन प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड, जो कि एक गैमेटोफाइट हो, ठीक है। अब प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये हो गया ब्रायोफाइट्स के बारे में। इसमें एग्जांपल्स आते हैं फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, रिक्शिया,
ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें स्पोरोफाइट भी होता है, बट वो डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये मेन प्लांट बॉडी इसका हैप्लॉइड है, बट इसका जाइगोट इसका भी तो बनेगा, मतलब इसमें एग, इसमें एम्ब्रियो इसमें भी बनेगा। जाइगोट इसमें वर्ड को इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो एनिमल्स में होता है। एम्ब्रियो इसमें भी बनेगा, तो वो 2n होगा, बट ये प्रॉब्लम वो बहुत जल्दी डिवाइड कर जाएगा, मियोसिस हो जाएगा उसमें, और वो फिर एन हैप्लॉइड हो जाएगा, और मेन प्लांट बॉडी जो इसका है ये हैप्लॉइड रहेगा n। अब दूसरा ग्रुप है टेरिडोफाइट का। तो जो टेरिडोफाइट है उसमें प्लांट बॉडी बहुत अच्छे से वेल डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम्स और लीव्स में। वेस्कुलर टिश्यू भी इनमें प्रेजेंट होता है। ब्रायोफाइट्स तक वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में पहला सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स है जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। क्यों वेस्कुलर टिश्यूज हम पढ़ चुके हैं, जाइलम फ्लोएम किसके लिए, कंडक्शन ऑफ वाटर और अदर सब्सटेंसेस के लिए, टिश्यूज चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। टेरिडोफाइट का एक खास बात यह है कि इसमें जो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है, कि ये गैमेटोफाइट है मान लीजिए, ठीक है, गैमेटोफाइट में गैमेट बना, क्योंकि n हैप्लॉइड होता है। मान लीजिए ये माइटोसिस से, मैं लिख रहा हूँ इक्वेशनल डिवीजन, ईडी मीन्स इक्वेशनल डिवीजन, n नंबर के 2 गैमेट्स बनाए। अब ये 2 गैमेट्स ने फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन हुआ तो बन गया एक जाइगोट 2n, ये डिप्लॉयड होता है। अब ये ग्रो किया, ये बनाया स्पोरोफाइट, ठीक है, जिसमें रूट, लीफ, स्टेम आए। अब स्पोरोफाइट में क्या हुआ, स्पोर्स बनाए, स्पोर्स से क्या हुए, सेल निकले, गैमेट्स कैसे निकले, यहां पर रिडक्शन डिवीजन हुआ। रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस, यहां पे क्या हुआ था, माइटोसिस, ठीक है, मियोसिस यहां पे हुआ था, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, और ये मियोसिस इसमें हुआ, तो यहां पे फिर क्या बनेंगे, फिर n बनेंगे स्पोर्स से, और फिर वो क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट। समझ में आया, स्पोर्स इसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ, n बना, फिर ये ग्रो करेंगे, गैमेटोफाइट बनेंगे, फिर ये ग्रो करेंगे, फिर बनाएंगे, और फिर 2n करके स्पोरोफाइट बनाएंगे। और इसमें क्या होता है कि गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग है, ब्रायोफाइट्स में फ्री लिविंग नहीं है। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट बहुत कम टाइम के लिए रहता है, और गैमेटोफाइट में फूड, न्यूट्रिशन सबके लिए डिपेंडेंट रहता है, लेकिन टेरिडोफाइट में दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं। और ऐसे लिविंग हैबिट को या लिविंग पैटर्न को जिसमें गैमेटोफाइट भी हो, स्पोरोफाइट भी हो, और दोनों इंडिपेंडेंट हो, उनको उस लिविंग पैटर्न को क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे टाइप ऑफ लाइफ साइकिल अकरिंग इन प्लांट्स दैट हैव डिस्टिंक्ट n and 2n। n मीन्स हैप्लॉइड और गैमेटोफाइट, 2n मीन स्पोरोफाइट और डिप्लॉइड। एसेक्सुअल स्टेजेस, ठीक है, सेक्सुअल स्टेजेस में तो ट्रांसफर होता है गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, लेकिन जब वो एसेक्सुअल मतलब गैमेटोफाइट जब रिप्रोडक्शन स्टेज में ना हो तो भी वो लिविंग प्रेजेंट हो प्लांट के लाइफ साइकिल में, और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट प्रेजेंट हो, तो ऐसे को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्पोर्स हो गए, ठीक है, स्पोर्स बनते हैं, सीड्स बनते नहीं है टेरिडोफाइट्स तक में। ब्रायोफाइट स्पोर्स बनते हैं टेरिडोफाइट में, क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रिकर्सर है, स्पोर से ही इवोल्यूशन होके बाद में आगे सीड बनेगा। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन तीनों में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो इनकॉन्स्पिक्युअस हैं, ठीक है, मतलब हिडन होते हैं, अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं रहते हैं, क्योंकि प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट में भी वेल डिफरेंशिएटेड होती है, पर प्लांट बॉडी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो आपको अच्छे से नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में तो प्लांट बॉडी अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, तो उसमें और नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टो मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्रिप्टो मीन्स हिडन, एंड गेम्स हियर रेफर्स टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
तो कौन आ जाते हैं क्रिप्टोगेम्स में? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और सब पहला पढ़ा था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों क्रिप्टोगेम्स हो गए। अब जो जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल व्यूड है, मतलब अच्छे से दिखाई देते हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और सीड भी प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं फेनोरोगेम्स। ठीक है, तो दो डिवीजन हो गया, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। अब इसमें क्या है, हमें एक नई बात पढ़ी कि जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये दो होते हैं, हमने पढ़ा फेनोरोगेम्स के पिछले बारे में, दोनों सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और डिफ्रेंशिएटेड वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं। अब जो सीड्स हैं वो किसके रिजल्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, मतलब मेल गैमेट बना, मेल बॉडी में मेल गैमेट, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट, दोनों एक पास आए कोई भी प्रोसेस से, प्लांट्स में वो पॉलिनेशन होता है, इनमें पॉलिनेशन से अब वो उनका फिर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बना जायगोट, जायगोट से बना एम्ब्रियो। ठीक है, तो सीड कहाँ बनता है? सीड तब बनता है इसलिए क्योंकि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सीड जो प्लांट के होने की एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाए, कोई नया ऑर्गेनिज्म बनने की एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए। जैसे कि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब ग्रुप्स में क्या होता है? सीड नहीं होता है। तो स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट जहाँ भी प्लांट बॉडी पे है वहीं ग्रो करने लगता है, या प्लांट बॉडी से थोड़ा दूर से कुछ सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स दूर गिरेगा, वहाँ ग्रो करेगा। तो इनकी स्पीसीज एक लिमिटेड एरिया तक ही रह जाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया ही नहीं कि सीड या जो भी उनका स्पोर है या एम्ब्रियो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाए और दूसरे जगह जाकर ग्रोथ करे तो उनका स्पीसीज फैले, डाइवर्सिफिकेशन हो। ठीक है, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, पर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। ठीक है, अच्छे से फल फूल रहे हैं, और मोस्ट आप जहाँ भी देखेंगे अधिकतर एंजियोस्पर्म्स है, मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया? सीड्स का। उन्होंने सीड्स बनाया, एनिमल का हेल्प लिया, वो सीड डिस्पर्जल करते हैं और वो सीड दूर दूर तक जाते हैं, फिर वहाँ जर्मिनेट करके नया प्लांट होता है, तो उनका स्पीसीज आगे बढ़ रहा है। तो सीड इसीलिए होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लांट के स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बढ़ाने में मदद करे। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है रिजल्ट। और उसमें सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है और स्टोर्ड फूड होता है। स्टोर्ड फूड क्यों होता है? कि जब आगे एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो उसके सेल्स को चाहिए क्या? न्यूट्रिशन। वो स्टोर्ड फूड से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। अब फेनोरोगेम्स को क्लासिफाई किया गया है कि उनमें सीड्स तो होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, तो उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है कि सीड अगर कवर्ड है फ्रूट के अंदर, हम फ्रूट खाते हैं तो अधिकतर फ्रूट के अंदर में सीड होता है। ठीक है, सीड का फ्रूट का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, पर बेसिकली हर फ्रूट के अंदर सीड होता है। कुछ सीडलेस फ्रूट होते हैं, जैसे बनाना हो गया और ग्रेप्स हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं, तो उनका रिप्रोडक्शन का मेथड अलग है। बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उनमें फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। तो अगर फ्रूट के अंदर सीड है या सीड फ्रूट से कवर्ड है तो वो तो एडवांस कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म्स का। और अगर सीड नेक्ड है, मतलब सीड के ऊपर कोई फ्रूट का कवरिंग नहीं है, तो वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये दो डिवीज़न हमने पढ़ लिए। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फिर एनिमल किंगडम। ओके, थैंक यू।